नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत स्पीड से कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो आज के वीडियो में हम 4 स्मॉल कैप बिजनेसेस कवर करेंगे जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हम इनके बिजनेस मॉडल और Q1 रिजल्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन स्टॉक्स पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। विंटेज एक एफएमसीजी स्टॉक है और जैसे आपको नाम से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कॉफ़ी बनाकर बेचते हैं। विंटेज एक बी टू बी प्लेयर है, मतलब कि ये अन्य ब्रांड्स या कंपनीज के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। सेल्स के हिसाब से विंटेज अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। इनकी 34.5% सेल्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से, 23.5% रशिया वगैरह से, 19.5% थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से और 13.5% सेल्स भारत से आती हैं। अब रिजल्ट्स पर आते हैं तो अप्रैल से जून के महीनों में माने कि Q1 में इनकी सेल्स जबरदस्त 133% बढ़ी हैं और मुनाफा सीधा 213% बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, तो बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़िया मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो आपके बाकी खर्चे जैसे कि सैलरीज हो गई या फैक्ट्री का रेंट हो गया, खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। ऐसे में आपकी प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा रहती है। ये ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है, ये अच्छे बिजनेसेस को फिल्टर करने के लिए बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है। विंटेज आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल खेल रहा है। एक तरफ ये अपनी कॉफ़ी बनाने की कैपेसिटी बढ़ाते आए हैं और दूसरी तरफ ये नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स बनाते आए हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है लेकिन, कि आप जो ये 130% सेल्स ग्रोथ देख रहे हो, ये पिछले साल के लो बेस पर आई है। अभी इनके पास हर साल लगभग 6,500 मेट्रिक टन्स पर एनम कॉफ़ी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। इस 6,500 में से 2,000 टन्स की कैपेसिटी 2025 में ही लाइव गई है। तो ये सेल्स ग्रोथ एक्सपेंशन की वजह से आई है। पर अब ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगले क्वार्टर्स में भी आपको सेल्स डबल होती मिलेंगी। आप इधर देखोगे इस स्क्रीनशॉट में कि पहले के क्वार्टर्स में सेल्स बढ़ती आई हैं, पर मार्च और जून क्वार्टर में लगभग सेम लेवल पर सेल्स रही हैं, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% पर चल रहा है। इससे ज़्यादा कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है। पर फिर आगे कहाँ से ग्रोथ आएगी इस बिज़नेस में, तो उसे देख लेते हैं। ये अभी 4,500 मेट्रिक टन्स की और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रहे हैं। इनका इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, यानी मार्च 2026 तक अपनी प्रोडक्शन क्षमता को 70% बढ़ाने का प्लान है। इनकी टोटल कैपेसिटी 6,500 मेट्रिक टन से 11,000 मेट्रिक टन हो जाएगी। फिर इसके आगे यानी अगले साल के लिए भी कंपनी अभी से प्लान कर रही है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है विंटेज में। ये लगभग 216 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा रहे होंगे, जिसका इस्तेमाल 5,000 टन्स कैपेसिटी और लगाने में किया जाएगा। यानी कि अभी कंपनी 6,500 टन्स पर है, 4,500 टन्स कैपेसिटी मार्च 2026 तक आएगी, तो फिर 11,000 टन्स कैपेसिटी हो जाएगी। ये बनती है आपकी 70% ग्रोथ। फिर उसके ऊपर 5,000 टन्स और 45% बढ़ोतरी। ये प्लान मार्च 2027 तक पूरा होगा और फिर टोटल कैपेसिटी 16,000 टन्स हो जाएगी। हमें अगले 2 साल तक काफ़ी अच्छी 40 से 50% की विजिबिलिटी दिख रही है विंटेज में। तो आगे भी हमें इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छे रेट से सेल्स बढ़ते हुए दिख सकती हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी 3,000 मेट्रिक टन्स की पैकेजिंग लाइन भी चालू करी है, जिससे अब ये रिटेल यानी कि B2C कस्टमर्स को भी फोकस कर रहे होंगे, टारगेट कर रहे होंगे। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि इससे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। अब तक ये हमेशा बल्क में कॉफ़ी बनाकर बेचते आए हैं, वहाँ मार्जिन्स कम होते हैं क्योंकि इनका खुद का ब्रांड नहीं है ना, ये तो दूसरे ब्रांड्स के लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आगे इनका टारगेट है कि इनकी 25% सेल्स विदेश से जो आती हैं, उसमें से 25% सेल्स कंज्यूमर पैक से ही आएँ, छोटे पैक से, तो वहाँ इनको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। तो विंटेज कॉफ़ी एक अच्छा एफएमसीजी बिज़नेस है जिसे आपको देखना चाहिए। इसके जो अभी सीईओ हैं, सी जवाहर, उन्होंने 24 साल टाटा कॉफ़ी में काम किया है, तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो अच्छे से कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। वैल्यूएशन देख लेते हैं अब। अभी आपको ये बिज़नेस महँगा लगेगा, 38 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, पर अब क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, हम इसका फॉरवर्ड पीई देखेंगे। इनकी Q1 में 102 करोड़ की सेल आई है। अब क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% था और मार्च 2026 तक कोई नई कैपेसिटी नहीं आ रही है, बाकी क्वार्टर्स में भी सेल हम लोग 100 से 110 करोड़ रुपए की ही रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो Q1 की सेल को हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो विंटेज की अंदाज़न सेल इस साल 400 करोड़ रह सकती है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट या पैट 14 गुणा 4 आपका 56 करोड़ रुपए निकल कर आता है। इस हिसाब से आपका नया पीई इस बिज़नेस के लिए 30 निकल कर आता है, जो कि एक
40 से 50 टाइप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। रिस्क इसमें आपको क्या देखना है कि कंपनी जो ये नया कॉफी प्लांट लगा रही है, इसे चालू होने में देरी ना हो जाए, क्योंकि अभी विंटेज पहले ही 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहा है। दिसंबर तक सेल्स ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो सेल्स ग्रोथ आनी है वो तभी आ पाएगी जब ये 4,500 टन का प्लांट शुरू हो जाएगा। बाकी फिर एक बार जब ये कैपेसिटी लाइव चली जाएगी, तब हमें ये ट्रैक करना होगा कि विंटेज कितना तेजी से सेल्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा पा रहा है। और तीसरा रिस्क है जो आपको देखना है कि कॉफ़ी अब क्योंकि एक कमोडिटी है, तो दाम ऊपर-नीचे होता रहता है। उससे मार्जिन्स का रिस्क बना रहता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे बिज़नेस पर, जिसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है और ये हाउसिंग लोन्स देने के बिज़नेस में है। ये अलग-अलग जगहों से पैसे उठाते हैं, फिर आगे घर के कंस्ट्रक्शन, उसके रिनोवेशन, ज़मीन खरीदने वगैरह के लिए लोन्स देते हैं। सीधा रिजल्ट्स पर आने से पहले हम लोग पीएनबी के बिज़नेस को समझ लेते हैं, वरना सब आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो देखिए, होम लोन्स भी आपके अलग-अलग साइज़ के होते हैं। 35 लाख के ऊपर के लोन्स को प्राइम और सुपर प्राइम बोला जाता है। ये बड़े महँगे घरों के लिए या बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स लेने के लिए लिए जाते हैं। इन्हें ज़्यादातर आपके बड़े बिज़नेसमैन, प्रोफ़ेशनल्स और सैलरीड क्लास लेते हैं। फिर उसके नीचे के 25 लाख के आसपास टिकट साइज़ के लोन्स के को इमर्जिंग में क्लासिफ़ाई किया जाता है, और फिर 15 लाख तक के छोटे लोन्स को अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स कहा जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स ज़्यादातर छोटे शहरों और गाँव वगैरह में लोग लेते हैं, जिनमें आपके ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लो इनकम हाउसहोल्ड्स ये कस्टमर्स हो जाते हैं। अब देखिए, जितना आप पिरामिड में नीचे आते जाओगे, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर रिस्क ज़्यादा है किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए, इसलिए वो कस्टमर से ब्याज भी ज़्यादा लेंगे। माने कि छोटे शहर में कोई लोअर मिडिल क्लास कस्टमर है, उसका क्रेडिट प्रोफाइल कमज़ोर होगा कंपेयर्ड टू कोई सीए या लॉयर वगैरह, जो 40 से 50 लाख रुपए का होम लोन ले रहा है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में लोन्स पर इंटरेस्ट 12 से 15% तक रहेगा, पर प्राइम कैटेगरी के होम लोन्स पे बस 9 से 10% ब्याज रहता है, या उससे भी कम भी हो सकता है। तो इस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में रिस्क ज़्यादा है, पर अगर आप रिस्क अच्छे से मैनेज करते हुए लोन्स देते गए, तो मार्जिन्स भी इधर हाई हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि इस सेगमेंट में अभी बहुत तगड़ी ग्रोथ आ रही है। पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर लगभग 13 से 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सालाना 21 से 23% से ग्रो कर रहा है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सरकार मिडिल क्लास और कम आय वाली फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड रेट पर होम लोन्स दे रही है। मोदी सरकार FY23 से इस स्कीम पर जोरों शोरों से काम करती आई है, और पिछले कुछ सालों में आप इधर देखोगे पीएमएवाई का बजट में एलोकेशन भी काफी तेजी से बढ़ाया गया है। अब पीएनबी इसमें कैसे फिट अच्छे से बैठ रहा है कि अब तक ये इमर्जिंग और प्राइम होम लोन्स यानी कि महंगे होम लोन्स पर फोकस ज्यादा करते आए हैं। इधर आप देखोगे कि इनके पास कुल 77,000 करोड़ रुपए की लोन बुक है, जिसमें से 71,000 करोड़ रुपए है इनके इमर्जिंग और प्राइम लोन्स ही हैं। लोन बुक आपका वो पैसा होता है जो आपने लोन पर टोटल दिया होता है। पर अब इनका मैनेजमेंट अपना पूरा फोकस अपने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को बढ़ाने पर दे रहा है, जिधर मार्जिन ज्यादा होते हैं। यहीं पे आप देखोगे कि पिछले साल से इनके अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट्स में 30 से 32% ग्रोथ आई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। पूरी लोन बुक बढ़िया 18% बढ़ी है एक साल में। इनके पास अभी 5,744 करोड़ की लोन बुक है अफोर्डेबल में, और इनका टारगेट है कि ये FY26 के अंत तक इसे बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपए कर ले जाएंगे, जो कि आपकी ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी 87% ग्रोथ बनती है। तो जैसे-जैसे इनका ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट बड़ा होता जाएगा, वैसे-वैसे हम पीएनबी में अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ देखें तो वो भी अच्छी रही है। इनका लॉन्ग टर्म में अपना आरओई अभी जो 12.4% पर है, उसे 17 से 18% तक ले जाने का टारगेट है। बिज़नेस अभी आपका 1.7 के पीबी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। ये अच्छा वैल्यूएशन है। किसी बैंक या एनबीएफसी में हम लोग क्या करते हैं, आपका पीई नहीं देखते हैं, पीबी रेशियो देखा जाता है। पीएनबी हाउसिंग को मैं इस वजह से अंडर वैल्यूड कैटेगरी में डालूंगा। बिज़नेस अच्छी दिशा में जा रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में हमें अब ये देखना होगा कि अफोर्डेबल सेगमेंट का लोन बुक ग्रोथ कैसा रहता है, कि ये अपना गाइडेंस मीट कर पाते हैं कि नहीं। अब यहाँ एक रिस्क है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है एसेट क्वालिटी खराब होने का। वो तब होता है जब जिन लोगों को आपने कर्जा दिया है वो डिफॉल्ट करने लगते हैं या अपनी ईएमआई नहीं भर पाते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तो किसी बैंक या एनबीएफसी का पूरा फोकस ग्रोथ से हटकर पैसा रिकवर करने में लग जाता है, और ग्रोथ मान लो आप पूरी एक तरह से रुक जाती है। तो अगर आप किसी पीएनबी हाउसिंग जैसे या किसी भी एनबीएफसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इस चीज़ को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा।
और ना सिर्फ पीएनबी या कोई एनबीएफसी, आपको हर बिज़नेस को ट्रैक करना होता है, उसके रिज़ल्ट्स देखने पड़ते हैं। और आपको एक और चीज़ ज़रूरी समझनी है यहाँ पर कि ये बिज़नेसेस अभी अच्छे हैं क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं। पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना, जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनीज़ के भी रहे हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को तो ट्रैक करना पड़ेगा। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 4000 साढ़े 4000 से भी ज़्यादा, तो किस किस को ट्रैक करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150-200 से ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी हमारी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो तीसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो एक बहुत ही नीश और इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, और ये बिज़नेस 3-3 इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ में भी है। कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स या आरपीईएल। और आप इधर स्क्रीनशॉट में देखोगे तो ये रेखा झुनझुनवाला, उत्पल सेठ और मुकुल अग्रवाल तीनों के पोर्टफोलियो में है। इनमें शायद आपने उत्पल सेठ के बारे में ना सुना हो, लेकिन ये भारत के बहुत बड़े और बहुत सम्मानित निवेशक हैं। 2003 से ये राकेश झुनझुनवाला के साथ काम करते आए हैं, और उनकी मृत्यु के बाद अब उत्पल जी ही रेखा जी के लिए उनका 90,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो संभालते हैं। इस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 37% है, जिसमें से 13% यानी कि 1/3 यही एस इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हुए हैं। खैर, बिजनेस पर आते हैं, तो ये कंपनी स्टील कारखानों की भट्टियों के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट सिलिका रैमिंग मास बनाती है। स्टील जिस भट्टी या फर्नेस में पिघलाया जाता है ना, उसमें अंदर की सतह पर सिलिका रैमिंग मास की एक परत या लाइनिंग लगती है। राघव के पास हर साल अभी 2,90,000 मेट्रिक टन रैमिंग मास बनाने की कैपेसिटी है। ये सेक्टर कुछ ऐसे है कि इसमें कई छोटे-छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जो साल का बस 10 से 15,000 टन्स बना सकते हैं। वहीं राघव प्रोडक्टिविटी की क्षमता इनसे 20 गुना ज़्यादा है, जिस वजह से टाटा स्टील, जिंदल, मार्केट की सभी बड़ी स्टील कंपनीज इसके कस्टमर्स हैं। राघव की सेल्स पिछले साल से 30% बढ़ी हैं, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की वजह से नेट प्रॉफिट में 41% ग्रोथ आई है। इसके अलावा इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.5% से 20% हो गई है। पर रिस्क क्या है राघव प्रोडक्टिविटी में, कि कंपनी ना इन्वेस्टर्स के साथ कॉन कॉल्स करती है और ना ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकालती है। इसलिए बिजनेस किस दिशा में जा रहा है ये जानना ना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके अलावा वैल्यूएशन भी हाई है राघव का, इसलिए अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ग्रोथ ट्रिगर्स को देखें, तो एक तो स्टील सेक्टर से जो ग्रोथ आ रही है वो है ही। इसके अलावा रेलवे से लेकर डिफेंस, कई सारे सेक्टर्स में अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है, तो वहाँ भी स्टील मेल्टिंग का काम रहेगा, इसलिए वहाँ से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही होगी हमें राघव जैसी कंपनीज के लिए। चौथा और आखिरी बिजनेस जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है आपका जीएसएम फॉइल्स। जीएसएम एक माइक्रो कैप कंपनी है, और ये फार्मा कंपनीज के लिए दवाई के जो पत्ते होते हैं, ऐसे उन्हें बनाने का काम करती है। कोई हाई फाई बिजनेस नहीं है, आसान सा मॉडल है। ये पत्ते आपके एल्यूमिनियम से बनते हैं, तो एल्यूमिनियम जीएसएम का एक रॉ मटेरियल रहता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसे जल्दी से खत्म करने का। इसका मार्केट कैप अभी काफ़ी कम है, इस कंपनी का जीएसएम का 250 करोड़ रुपए के अराउंड है। पर एक बात जो मुझे जीएसएम में काफ़ी अच्छी लगी है, कि इतने छोटे बेस पर भी इनका मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के साथ कॉन कॉल कर रहा है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाल रहा है। जब Q4 यानी कि मार्च क्वार्टर खत्म हुआ था, तो जीएसएम के मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में इस साल के लिए 200 से 250 करोड़ रुपए की सेल्स का गाइडेंस दिया था। इनकी पिछले साल सेल 134 करोड़ रुपए रही थी। तो ये जो 200 से 250 करोड़ का टॉप लाइन का गाइडेंस है, ये इनके लिए बहुत बढ़िया 50 से 85% सेल्स ग्रोथ बनती है। पर जब आप इनका Q1 का सेल्स ग्रोथ नंबर देखोगे, तो Q1 में जीएसएम की सेल्स पिछले साल से 148% बढ़ी हैं। माने कि मैनेजमेंट अपने दिए हुए टारगेट से ज़्यादा अच्छी सेल्स ग्रोथ लेकर आया है। एबिटा मार्जिन
1% के आसपास बढ़ के 11.2% के ऊपर हो गई है। और जो बॉटम लाइन है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 180% बढ़कर इस क्वार्टर 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.4% थी। हम ये सब देख के ये कह सकते हैं कि बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है और ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम जल्दी से ये जो 50 से 85% की गाइडेंस के हिसाब से जीएसएम का बुल और बेयर दोनों केसेस के लिए वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। आप इस टेबल में देखोगे कि पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.2% थी और नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए रहा था। FY 26 के अंदाजों के लिए हम एबिटा और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स वो लेंगे जो इनकी Q1 में रही हैं। तो उस हिसाब से 50% सेल्स ग्रोथ पर सेल्स बनी आपकी 200 करोड़ और नेट प्रॉफिट हुआ 15 करोड़। और अगर 85% सेल्स ग्रोथ आ जाती है तो नेट प्रॉफिट होगा 19 से 20 करोड़ के आसपास। और ये तो हमने जो अंदाजे लिए हैं ये बस 85% पर लिए हैं। Q1 में तो सेल्स ग्रोथ 148% रही है। तो भले अभी पी 25 से 26 का चल रहा है जीएसएम का, पर इस साल के गाइडेंस पर 1 ईयर फॉरवर्ड पी इस बिजनेस का बेयर केस में 17 और बुल केस में 14 निकल कर आता है। अब रिस्क्स क्या हैं जीएसएम में जिनका आपको ध्यान रखना है कि एक तो बेस बहुत छोटा है, इस कंपनी का बहुत छोटा बिजनेस है, तो अपने आप में रिस्क बढ़ जाता है। आप देखोगे जाके तो ये सिर्फ सर्किट्स में मूव करता है। इसके अलावा ये लो मार्जिन कमोडिटी बिजनेस है, माने कि जीएसएम प्रोडक्ट में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन या इनोवेशन नहीं कर रहा है। इनका साधारण सा प्रोडक्ट है। ऐसे में अगर एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ते हैं तो इधर मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। तीसरा रिस्क है कैश फ्लोज का। इधर आप देखोगे तो इनको अभी अपने कस्टमर से यानी कि जिन फार्मा कंपनियों को ये अपने एल्यूमिनियम के पत्ते या स्ट्रिप्स सप्लाई कर रहे हैं, उनसे पैसे आने में 3 महीने तक लग जाते हैं। माने कि इस बिज़नेस में पैसा काफ़ी अटकता भी है, क्योंकि आपकी जितनी बड़ी कंपनियाँ हो जाती हैं, वो आपको बिज़नेस तो बहुत अच्छा ला के देंगी, पर पेमेंट टर्म्स हो गए या प्राइसिंग हो गई, इनके साथ इसकी दिक्कत रहती है। खैर जीएसएम एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं, पर हाँ, बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन चारों में से सबसे बढ़िया बिज़नेस आपको कौन-सा लगा है? साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम जाता है। आप सपोर्ट करोगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। Q1 रिजल्ट्स आना अभी बस शुरू ही हुए हैं। हम आगे भी ऐसी कई सारी वीडियोज़ ला रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।